हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में हमारी PYQ सीरीज चल रही है। तो इस सीरीज का ये 39वां वीडियो और आज हम प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करेंगे। 17 मार्च 2022 का जो शिफ्ट 1 का पेपर है उसके हमने ईवीएस का क्वेश्चन लिए हुए हैं। 30 क्वेश्चन लिए हैं ईवीएस के। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो का पहला सवाल है कि बायोफ्यूल यानी जो जैव ईंधन है एल्कोहल के कौन से दो रूपों का मिश्रण है। तो इसका हमें आंसर बताना है। तो आपको पता होगा कि जो जैव ईंधन है वो एल्कोहल से मिलकर के बनता है। जो आपका बायोफ्यूल है जो हम या ईंधन के रूप में काम में लाते हैं और यातायात के साधनों में भी उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से एल्कोहल इसमें मिश्रित रहते हैं। आपके ऑप्शन ये रहे चार और इसमें जो सही उत्तर है वह है आपका इथेनॉल एंड मीथेनॉल। तो ये दोनों ही अल्कोहल हैं और इन दोनों अल्कोहल का मिश्रण जो है से मिलकर के क्या बनता है हमारा बायोफ्यूल। और बायोफ्यूल भी कई प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत जो है बायोडीजल भी आता है, बायो इथेनॉल भी आता है और बायोगैस और भी चीजें आती हैं। इसके जो उदाहरण है बायोफ्यूल के। तो अभी आपको इतना याद रख लेना है कि जो बायोफ्यूल है वो अल्कोहल है एक प्रकार का। और अल्कोहल में भी मुख्यतः जो है इथेनॉल और मीथेनॉल का जो है प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एक जो कार्बन शून्य जो है ये कार्बन न्यूट्रल एरिया किसे कहेंगे हम, किसे कहा जाता है। तो कार्बन से मतलब जो है CO2 से इसका मुख्य रिलेशन रहता है। यानी जितनी इंडस्ट्री जो है धुआं निकल रहा है, मानवीय जितनी गतिविधियां हैं, तो सबसे क्या है या तो कार्बन और कार्बन से रिलेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों निकल रही है। तो कार्बन शून्य किसे कहा जाता है कि जैसे एक कार्बन शून्य का लक्ष्य भी रखा गया है हमारे देश के द्वारा, जो SDG के तहत जो है गोल निर्धारित किए गए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई क्षेत्र कार्बन शून्य तब माना जाएगा जब वहां के व्यक्ति या इंडस्ट्री उनके द्वारा निकाले गए जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वहां इतने सारे पेड़ लगाए गए हों, उनके द्वारा प्रयोग की गई या अवशोषित की गई कार्बन डाइऑक्साइड जो है बराबर हो। मतलब जितनी ज्यादा यदि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये पॉल्यूशन हो रहा है उतनी ही ज्यादा मात्रा में पेड़ होने चाहिए ताकि दोनों का क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सेम यहीं पर इसका जो सही उत्तर है कि जहां पर उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की शुद्ध मात्रा और उपयोग की गई कार्बन डाइऑक्साइड की शुद्ध मात्रा के बराबर होती है दोनों, वह क्षेत्र क्या कहलाता है आपका कार्बन शून्य या कार्बन न्यूट्रल एरिया वो कहलाता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैस लीकेज इन भोपाल ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस त्रासदी आपको पता होगा 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल में कौन सी गैस थी ये। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये आपको अच्छे से पता होगा, हमेशा ही पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिकी की प्रथम आवश्यकता क्या है। किसी इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा इनमें से जरूरी क्या है। तो पानी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, पानी भी कह सकते हैं, लेकिन इन सबसे भी क्या मिलता है, ऊर्जा। ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है पूरी पारिस्थितिकी तंत्र में जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक ग्रेडर को मानचित्र पढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त लगती है। तो प्राइमरी ग्रेडर्स यानी प्राइमरी जो बच्चे होंगे तो मानचित्र कैसे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, या हम प्राइमरी टीचर जो हैं मानचित्र पढ़ाने की कौन सी तरीका सबसे सही रहेगा। तो इसका जो बाकी ऑप्शन तो है ही, जो शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर नक्शा बना देता है ये तो बेसिक सी विधि है, तो ये तो नहीं होगी। शिक्षार्थियों को कहेंगे कि घर से आप मैप लाइए इंडिया का, तो ये तो नहीं होगा। शिक्षार्थियों को एटलस हम दिखाएंगे और स्थानों का पता लगाने के लिए कहेंगे, ये एक विकल्प के रूप से मान सकते हैं। शिक्षार्थियों को स्वयं के प्रतीकों का उपयोग करके चीजों की सापेक्ष स्थिति दिशा पर ध्यान केंद्रित करके आसपास के मानचित्र बनाने का यही बिल्कुल सही तरीका है। कि हम उन्हें प्राइमरी बच्चों को सीधे हम एटलस नहीं दिखाते हैं कि एटलस की पूरी बुक दिखाने लगते हैं। उन्हें पहले बताते हैं कि देखिए ये एक आपका विद्यालय है, ये सामने से सड़क गई है, ये सामने की दुकान है। तो वो क्या है चीजों को खुद के स्तर पर बनाना सीखते हैं। तो उसके सापेक्ष वो अन्य चीजों, अन्य जो बिल्डिंग को जानना सीख जाते हैं। और जब ये करना सीख जाएंगे तब जो है
वो क्या सीखेंगे? आगे नक्शे जो हैं देखना भी उन्हें आसान लगेगा। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। मलूका इज अ टाइप ऑफ, तो मलूका एक जो है ये खाना भी नहीं है, जानवर चिड़िया नहीं है, ये एक मकान का प्रकार है। और ये हमारे देश का नहीं है, ये ब्राजील देश है। ब्राजील कहाँ है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। और वहां पर क्या है, अमेजन के घने जंगल हैं, अमेजन। वहां जंगलों में जो है वहां की जनजातियां जो है इस प्रकार का घर बनाती हैं, उस घर को कहा जाता है मलूका। और ये एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये जो है बहुत कम लोगों से बनता है, तो इसको जो इस फैक्ट को हमें याद रख लेना है। आगे देखते हैं। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वह लाया गया था हमारी भारत सरकार के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका 1990 में। तो एक फैक्ट है, इसको भी एक योजना को हमें याद कर लेना है भारत सरकार की। आगे देखते हैं हम। कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं लेकिन जमीन पर फैले हुए रहते हैं, क्या कहलाते हैं? आपको पता होगा जी, क्लाइंबर्स लिखा है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पेड़ों पर जो है चढ़ते हैं। जड़ी बूटियां झाड़ियां नहीं है, इसका सही उत्तर है क्या? लता। यह जमीन पर ये क्या करती हैं? फैली हुई रहती हैं और इस तरह से क्या होती हैं? विकसित होती हैं ये। तो ये लताएं कहलाती हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? तो इन चारों में से जो है, जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है वह प्रतिपादित किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। इन्होंने यही बताया है कि बच्चे का एक जो है सामाजिक विकास है किस तरह से होता है। और इन्होंने सामाजिक का एक क्रमिक विकास जो है इन्हीं ने सर्वप्रथम दिया है, क्रमिक विकास। तो हमेशा ही याद रख लेना एक फैक्ट कि सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो आपका प्रतिपादित किया है किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दंत चिकित्सक दांत दर्द निवारण के लिए किस तरह के फल खाने को कहेगा? तो आपको पता है कि दांतों संबंधित रोग है जो है वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है आपका स्कर्वी कहलाता है। और आपका पायरिया भी कहते हैं इसको, पायरिया भी इससे संबंधित रोग को जो है, दांतों से संबंधित रोग को कहा जाता है। और आपको इसका पता भी है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है विटामिन सी का। और एक एसिड है, अम्ल है, तो आप समझ गए होंगे कि जो है खट्टे फलों को, रसदार फलों को खाने से जो है दांतों संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, खट्टे और रसदार फल। आपके संतरे, संतरे, मौसमी, ये सारे जो फल हैं आपके इसके अंतर्गत जो है आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बेरी बेरी जो है किसकी कमी के कारण होता है? और हमें पता है कि विटामिन जो बी 1 है इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वह आपको याद रख लेना है, क्या है? थायमिन है। और इस रोग का लक्षण क्या होता है बेरी बेरी? तो इसका है कि हमारी जो है मांसपेशियों का जो है कमजोर हो जाना, ये एक लक्षण है। हमारी हार्ट बीट बढ़ना लगातार जो है, और हार्ट अटैक भी आना भी इसकी वजह से, कार्डियक अरेस्ट जो होना इसकी वजह से हो जाते हैं। तो ये जो है आपको याद रख लेना है कि बेरी बेरी जो रोग है आपका किसके कारण होता है? विटामिन बी 1 की कमी से। आगे बढ़ते हैं। इसके एक और वो भी माना जाता है कि जी एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे एग्जाम में कि पॉलिश्ड चावल या पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो उससे यही रोग जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बंदर, सिंह और चूहे का घर क्रमशः है, तो ये बहुत आसान सवाल है आपका। बंदर पेड़ पर रहता है, शेर गुफा पर और चूहा बिल में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। हर्मेस जो मिशन है किसके द्वारा चलाया गया एक मिशन है? तो जो है ज्यादातर मिशन जो है हमारे इंडिया के आपको पता ही रहते हैं, चंद्रयान, मंगलयान, है ना। तो ये जो मिशन है ज्यादातर नासा भेजता है। तो आप लोग जो है अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नासा, यदि आपको नहीं पता है कोई, तो आप नासा लगा सकते हैं एक अंदाजे के थ्रू, तो वो सही हो जाते हैं। हर में से एक मिशन है जो हमारे जैसे स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन के बाहर जो है
वहाँ का अध्ययन करने के लिए, वहाँ की वायु का अध्ययन करने के लिए और वहाँ के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए एक सूट बनाया गया था, हर्मिस। तो यही एक मिशन है किसका? नासा का मिशन है। आगे देखते हैं हम। विश्व बीज व्यापार सांख्यिकी के अनुसार, बीज व्यापार सांख्यिकी के अनुसार भारत में दुनिया के घरेलू बीज बाजार का कौन से नंबर में स्थान है, कौन सा कार है? तो सीड मार्केट में बीज के जो बाजार है, उसमें जो है भारत का जो स्थान है वह है 6वां। तो ये एक फैक्ट है और आपको इसको जो है याद रख लेना है। आगे देखते हैं। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया है? द फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री इन इंडिया वॉज ओपनड इन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो जो सही उत्तर है वह है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है भारत का पहला उर्वरक, और उर्वरक से आप समझ गए होंगे। उर्वरक आपके किससे संबंधित है? आप देख सकते हैं उर्वरक जो यूरिया, डीएपी, ये इसका तो सबने नाम सुना होगा, जो खेतों से जुड़े होंगे, खेती किसानी से। तो इनका खूब भरपूर मात्रा में उपयोग होता है। तो ये एक सिंपल टाइप है, बहुत सारे उर्वरक आते हैं हजारों प्रकार के। तो ये कारखाना जो है स्थित है तमिलनाडु में। भारत में, विश्व में जो है तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तिलहन मतलब इससे ऑयल निकलता है। तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक जो है, कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल यस, यानी भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है तिलहन का उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से क्या भौतिक कृषि निवेश नहीं है? विच इज नॉट अ फिजिकल फार्म इनपुट? तो सूर्य प्रकाश, मृदा और वर्षा, ये तो सीधे सीधे इनपुट जाते हैं इसके लिए, कृषि को जो बढ़ाते हैं। लेकिन जो श्रम है, श्रम अपने आप में स्वयं में एक निवेश नहीं है। श्रम मदद करता है इन सब में। जैसे श्रम क्या है? जैसे श्रम, जैसे उसे बीज, उर्वरक डालने में श्रम लगता है। उर्वरक जो है हेल्प करता है, श्रम के लिए स्वयं में हेल्प नहीं करता है कृषि निवेश में। तो इसके जो उत्तर है आपका श्रम, कृषि निवेश नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं कि कौन सा सिंचाई का पारंपरिक तरीका है? हमने पुरानी वीडियोस में बहुत देखे हैं तरीके, पिक्चर्स के थ्रू समझे हैं। तो ये जो है ड्रिप सिंचाई, छिड़काव, और ये ड्रिप सिस्टम, ये नए तरीके हैं। लेकिन जो ये चेन पंप है, एक चेन जैसी श्रृंखला बना दी जाती है, चेन पंप, तो उसके थ्रू जो है निकाला जाता है पानी झीलों और कुओं के द्वारा। तो ये पुरानी एक तकनीकी है। इसी से मिलती जुलती जो है रेहट भी सिंचाई तकनीकी हमारा पारंपरिक तरीका है सिंचाई का। आगे हम देखते हैं। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर नम और किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो चाय होती है हमारे असम में, सबसे ज्यादा चाय होती है। और वहां की आपको जलवायु पता होगी तो काम बन जाएगा। तो उसका, इसके लिए जो है हमारा पाला रहित होना बहुत जरूरी है। तो पाला रहित जलवायु होनी चाहिए। और नम मतलब वर्षा तो होनी चाहिए, लेकिन उष्ण होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। वार्म जो नमी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ठंडक नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार की जलवायु होती है। तो चाय की खेती के लिए ये उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। आगे हम बढ़ते हैं कि विश्व में हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हरी मटर जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है हमारा चाइना। उसके बाद जो है हमारा भारत जो है द्वितीय नंबर पर जो क्या है, हरी मटर का उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्षमता के आधार पर किस स्टेडियम को सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है या माना जाता है? तो आपको पता, जानते होंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, जो कि गुजरात अहमदाबाद में है। कहाँ पर है ये स्टेडियम? गुजरात अहमदाबाद। आपका जो है वर्ल्ड कप फाइनल यहीं खेला गया था, और वनडे वाला। तो गुजरात अहमदाबाद जो है, ये इसमें स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इसकी जो दर्शक क्षमता है वो 1,20,000 जो है दर्शक केवल बैठ सकते हैं। इसका मतलब लोग नहीं आएंगे इतने सारे, इतने तो आएंगे, इसके साथ साथ और भी लोग रहते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी रहते हैं, सेलिब्रिटी, वो अलग हैं, वो अलग बैठते हैं, कोच वगैरह बैठते हैं। तो केवल दर्शक ही 1,20,000 बैठ सकते हैं, वरना लोगों की क्षमताएं तो इससे ज्यादा हो जाएंगी, 1,50,60,000 होगी लगभग। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ईवीएस शिक्षक के लिए क्रिया आधारित पद्धति या एक्टिविटी अप्रोच
फॉर ईवीएस टीचर ये उपयोग करने का सही नहीं है। मतलब क्रिया आधारित पद्धति के लिए कौन सा जो है गलत है, हमें ये बताना है। तो व्याख्यान की तुलना में तैयारी में कम समय लगता है, तो यही आपका जो है उत्तर सही हो जाएगा कि व्याख्यान यानी लेक्चर या डेमोन्स्ट्रेशन की तुलना में कम समय लगता है, ये गलत है। क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड जब हम पढ़ाएंगे, जो अप्रोच रहेगी उसमें ज्यादा समय लगता है, कम समय नहीं लगता है। और बाकी हम देखें कि श्रृंखला प्रचार और शैक्षिक सामग्री और समर्थन करेगा, अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ाता है, रचनात्मक उपयोग छात्रों को संतुष्ट करेगा। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वह गलत है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक कौशल जो है किस तरीके से छात्रों के ड्राइंग स्किल में सुधार करने में मदद करते हैं। तो प्रयोगल यानी प्रैक्टिकल स्किल जो है यानी करके सीखना, उसे ड्राइंग सर्किट डायग्राम वो बनाने में जो है सक्षम हो जाएंगे। ड्राइंग मैप फ्रॉम अनऑब्जर्व्ड डेटा, अवलोकन ना किए गए डेटा से मानचित्र बनाना। तो ये प्रयोगात्मक कौशल से क्या हो जाएंगे, दोनों सीख जाएंगे। इस तरह के प्रश्न में आपको पता है लगभग दोनों ही इसके सही उत्तर माने जाते हैं, यदि आपके दिए गए विकल्प दोनों पॉजिटिव हों। आगे हम देखते हैं। अर्थशास्त्र पढ़ाने की किस पद्धति में शिक्षक और छात्र मिलकर रियलिटी शो जैसी स्थिति का उपयोग करके अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझते हैं। तो ये थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। अर्थशास्त्र पढ़ाने की तकनीकी हमसे पूछ रहे हैं और हम बनने जा रहे हैं प्राइमरी टीचर। तो ये मेरे हिसाब से वैलिड क्वेश्चन नहीं था, बट क्वेश्चन है तो हमें इसका आंसर जानना है। और इस तकनीकी को कहा जाता है साइमुलेशन गेम्स इन इकोनॉमिक्स। और एक प्रकार की जैसे हमारे लिए रोल मॉडल है, जैसे रोल मॉडल जो तकनीकी है हमारे, क्या करते हैं हम, रोल प्ले करते हैं, ड्रामा करते हैं, है ना, अलग अलग राजा का रोल कहानियों में, है ना। उसी तरह की ये है कि जैसे हम किसी बैंकिंग पढ़ा रहे हैं, तो वैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे कैशियर बैठाल करके, तो ये गेम से क्या सीख जाएंगे, वो बैंकिंग सीख जाएंगे। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था, और ये इसे कहते हैं सिमुलेशन खेल अर्थशास्त्र में। आगे हम बढ़ते हैं। अधिगम के संसाधन या क्या कहें हम, रिसोर्सेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग जो रिसोर्सेस हैं, मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है किस में। तो जो संस्थागत संसाधन है, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस हैं, या मीडिया संसाधन है, ह्यूमन मेड है, और कॉन्फिडेंशियल। तो देखिए इस प्रकार के कोई संसाधन नहीं रहता है जो हमें सिखाता है कि गोपनीय, गोपनीय संसाधन नहीं किसी को कहा जा सकता है, या ऐसा संसाधन होता ही नहीं है कि जो अधिगम के लिए हो, लर्निंग रिसोर्सेज के लिए हो। तो चौथा इसमें गलत होगा, और जो बाकी तीन विकल्प हैं, संस्थागत, मीडिया और मानव निर्मित, ये जो है हमारे प्रश्न के लिए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कौन सा शहर जो है ताज ट्रेपेजियम का हिस्सा नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए ताज ट्रेपेजियम, तो ताज से आपको पता होना चाहिए ताजमहल, जो हमारे आगरा शहर में है। और इसके चारों ओर जो है स्थित ये यमुना नदी निकली है, तो इसके चार जो शहर स्थित हैं उनको क्या बोला गया है, ताज ट्रेपेजियम का हिस्सा माना गया है। इसमें से एक तो आपका आगरा ही है, और इसमें कौन कौन से हैं, इसमें आपका मथुरा भी आता है, फिरोजाबाद भी आता है, एक एटा जिला भी है वो भी आता है। ये चार जिले आपके ट्रेपेजियम में आते हैं। ट्रेपेजियम का मतलब ये होता है एक चतुर्भुज नुमा संरचना, इसको जो है आपका ट्रेपेजियम बोला जाता है, समलंब चतुर्भुज को। तो एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा। लेकिन जो गाजियाबाद है ये नहीं है। पूछा क्या है कि कौन सा नहीं है, तो गाजियाबाद जो शहर है वो ताज ट्रेपेजियम का हिस्सा नहीं है। तो ये आपका विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आपदा नहीं है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। तो कौन सी है जो आपदा ही नहीं है। भूकंप एक आपदा है, जो फॉरेस्ट फायर है वो भी एक आपदा है, भूस्खलन आपदा है। लेकिन वॉर जो होती हैं वो शुरू किए जाते हैं, ये एक आपदा नहीं है, है ना। आपदा नहीं इसे कहेंगे, युद्ध जो कहलाते हैं वो मानव ही स्टार्ट करता है, लेकिन आपदा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है किन्हें, युद्ध को। आगे देखते हैं। जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश में भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्र से
शहर के बाहर स्वच्छ क्षेत्रों में जाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? एक तो आपको पता होगा कि एक ये मान लो शहर से लोग कहाँ आ रहे हैं, गांव की ओर। एक तो आते नहीं है, यदि आते हैं तो उसे ग्रामीणीकरण कहेंगे। गांव से लोग शहर की ओर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, शहरीकरण या नगरीकरण। एक गांव ही स्वयं नगर में परिवर्तित हो जाते हैं, नगरीकरण कहा जाता है। लेकिन बड़े शहर के लोग केवल वहां प्रदूषण और अच्छे क्षेत्र के लिए वहां से कहीं और जाते हैं, तो गांव में तो जाएंगे नहीं। इसे का आजकल कहा जाने लगा है सब अर्बनाइजेशन, उप नगरीकरण। यानी शहर के जो अच्छे अमीर लोग होते हैं, अब क्या करने लगे हैं, अच्छे शहरों पे जाके शहर का नया विकास करने लगे हैं, रहने लगे हैं, तो वो कहा जाता है। और वैसे भारत की जो सबसे रहने वाली सिटी है, एक सर्वे हुआ था वो मैंने उसमें पढ़ा था, पूना जो है, पुणे महाराष्ट्र के पास, ये जो है भारत की सबसे रहने लायक जगह बोला गया है इसको, यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या जलवायु, मृदा, वन क्षेत्रों, संसाधनों, वर्षा आदि को प्रकट करते हैं? तो ये जो है आपने मैप पढ़े होंगे, एक आता है आपका कौन सा, पॉलिटिकल मैप पढ़ा होगा आपने, फिजिकल मैप पढ़े होंगे। और ये मैप तो मान लीजिए होते हैं, देखे भी हो सकते हैं। राजनीति मैप में क्या होता है, आपके केवल शहरों के नाम लिखे होंगे, नदियों के ड्रॉ होंगे, लेकिन जो प्राकृतिक मानचित्र होंगे उसमें सब कुछ मिल जाता है आपको, नदी, पहाड़, ये डिटेल में आपको मिल जाता है। यानी यहाँ आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं आती है क्षेत्रों की, एक राज्य से दूसरे राज्य, है ना, और सारी चीजें। तो प्राकृतिक मानचित्र है, वहां ज्यादा अच्छे से हमें क्या पता चलता है, जलवायु, मृदा, वन क्षेत्र, संसाधन। तो प्राकृतिक मानचित्र आपको पता होगा, फिजिकल मैप। आगे देखते हैं। एक ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 है, क्या अवशोषित करती है? CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहलाता है, कि वातावरण में जो गर्मी आती है सूर्य से, उसको वो जाने नहीं देती है, तो करती क्या है, गैस ऑब्जर्व अपने आप में क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो CO2 क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये इस प्रश्न के लिए सही उत्तर था। और एक गलती यहाँ पर ये हो गई है, क्वेश्चन में नहीं हुई है, मुझे आखिरी क्वेश्चन देना था आपके लिए होमवर्क, तो और उसको मैंने फ्लो में आपको बता ही दिया है। कोई बात नहीं, अगली वीडियो में दे देंगे। और कल का ये आखिरी का क्वेश्चन था कि किसका अर्थ है कि प्रत्येक इकाई या अवधि में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन बार बार किया जाना। तो प्लेसमेंट फॉर्मेटिव तो है नहीं, इसको पीरियोडिसिटी जो है, आवधिकता मूल्यांकन भी कहा जाता है। हिंदी विद्यालय में भी होते हैं, PT1 होते हैं, PT2 पेपर होते हैं, उन्हीं को यही तो बोला जाता है पीरियोडिक टेस्ट, है ना। और आपके हाफ ईयरली ये भी एक प्रकार के पीरियोडिक टेस्ट हैं। और ये एक प्रकार का योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन का है जिसमें पास फेल, है ना, जज करना पड़ता है, जजमेंटल होना पड़ता है। तो आई होप जो है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और यदि पसंद आती हो तो जरूर लाइक तो कर ही दिया करिए वीडियो के आखिरी में। उससे जो है थोड़ा सा हमें वीडियोस को भी थोड़ा क्या मिलता है, ग्रो होती है वीडियो, चैनल भी थोड़ा, अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मेहनत करता हूँ कि हमारा चैनल भी धीरे धीरे और बाकी चैनल की तुलना में थोड़ा सा ग्रो हो, हमारा भी थोड़ा सा आगे बढ़े चैनल। कमेंट जरूर करिए, आप जो है यूज करिए और शेयर करिए, जो आपके जो है तैयारी करते हैं वर्ग 3 की, और जिन्हें जो है EVS और भी जो आपके KVS की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रही हैं, तो EVS जो है यही सेम EVS जो है पैटर्न और एक्सप्लेनेशन जो मैं बताता हूँ, उससे पूरा कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाता है। तो ये सबके लिए जो है फायदेमंद हो सकती है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।